Hello everyone, myself अविनाश मदेशिया currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का ये लास्ट टू द लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बस थर्मो बचा है। ठीक है, रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, तो बस आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन बाकी है, जो आज रात को 9 बजे 9 PM पर स्टार्ट होगा। और सॉल्यूशन का भी आज ही रात में टाइम निकाल के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, इसके बाद बस थर्मो बचेगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन को हम लोग खत्म करेंगे लगभग 30-40 मिनट लगेंगे, क्योंकि बड़ा सा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं, सारे फॉर्मूले इसमें करा दिया हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए, नीट आउट ऑफ रिच 20 आउट ऑफ 20 इन फिजिकल केमिस्ट्री। चलो देखो, जिसका मोल ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका मोल कम होता है वो सॉल्यूट होता है। फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन का होगा वो सॉल्वेंट की तरह ही होगा। जैसे मान लो सॉल्वेंट पानी है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो भी पानी के फॉर्म में होगा। सॉल्वेंट अगर मान लो, जैसे मान लो सॉलिड है, मान लो उसका मोल बहुत ज़्यादा है, तो जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वो भी सॉलिड की ही तरह होगा। कहने का मतलब ये है, एक तरह से मान सकते हो। ठीक, अगर फिजिकल स्टेट भी सेम हो गया, अमाउंट भी सेम हो गया, मतलब 2 मोल है, 2 मोल ये भी है, ए भी है, 2 मोल बी भी है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तब कैसे करेंगे? तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। आ गया दो, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो थर्मोडायनेमिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने वहाँ पे क्या बताया था, ई नॉट सेल क्या होता है? इंटेंसिव है, इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जी क्या है? जी नॉट सेल क्या है? एक्सटेंसिव है। तो ई नॉट निकालने के लिए हम लोग जी नॉट पहले निकालते थे, बताया था ना। वही सेम काम है यहाँ पे। कंसंट्रेशन क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या है? एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट हो। टर्सरी का मतलब क्या? बाइनरी मतलब दो ना, बाइनरी मतलब दो चीज मिलाओ, तो उसमें एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो। टर्सरी मतलब तीन चीजें, तीन चीज में एक सॉल्वेंट हो, दो सॉल्यूट हो। क्वार्टरनी में एक सॉल्वेंट हो, तीन सॉल्यूट हो। ठीक, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है मैं ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में तुमको इन डिटेल पढ़ा चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। परसेंटेज ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूट लिखो अपन टोटल मास इंटू 100। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ टोटल इंटू 100। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मतलब ऊपर रखो वेट, नीचे रखो वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। पीपीएम मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, तो 10 पावर 6 हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 पावर 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इजकल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इजकल टू क्या होगा? उसी का मोल अपन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? उसी का मोल, यानी बी का मोल अपन टोटल मोल। ठीक है, मोलैरिटी इजकल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। लेकिन मोलैरिटी में क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास होता है, मास होता है, लेकिन किसका? सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। ये वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसमें वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अभी समझा दूंगा आगे। देखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर हो गया। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है या 1 ग्राम पर ml है, तो मोलैरिटी मोलैरिटी से ज़्यादा होगी, इतना ध्यान रखना। अभी आगे भी एक जगह लिखा हूँ। जिस टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जिस टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम मतलब पानी, पानी मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी गायब होगा, इवेपोरेट होगा। इसका मतलब होगा जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी में वॉल्यूम आ गया। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू नॉन फैक्टर है, मोलैरिटी में फिर वॉल्यूम आ जाएगा। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आएगा। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम आ गया ना, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये भी आ गया वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सब के सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ये देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी में नहीं है। परसेंटेज वेट बाई वेट में मास ऑफ सॉल्यूट है, अपन मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं। मोल फ्रैक्शन में कहीं पे वॉल्यूम है नहीं। इसका मतलब मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी मैंने पहले ही बताया था रेडॉक्स में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपन इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर क्या था? नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर था। यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास अपन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? मोलर मास अपन एन फैक्टर। कई बार बता चुका हूँ रेडॉक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो मोलर मास अपन एन फैक्टर। फॉर्मेलिटी में वही सेम चीज़ रहेगा। जैसे मोलैरिटी में था ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या होगा मास अपन मोलर मास, लेकिन यहाँ पे मोलर मास नहीं रखोगे, फॉर्मेलिटी है मतलब फार्मूला मास रखोगे बस। तो मास अपन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। तो फार्मूला मास का मतलब क्या होता है, फार्मूला क्या है उसका, जैसे कहीं पे लिखा हो CH3COOH, तो इसका तुम इसका मोलर मास 60 हुआ, तो तुम 60 लिखोगे तो गलत हो जाएगा फॉर्मेलिटी निकालते टाइम, क्योंकि ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तुमको इसका फार्मूला मास कितना लिखना पड़ेगा, 60 इंटू 2 120 लिखना पड़ेगा। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को 122 लिखोगे, उसका मोलर मास तो गलत हो जाएगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फॉर्मेलिटी पूछेगा तो डाइमर ट्राइमर जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो वहाँ पे लिखा हो उससे उतना डाइमर करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्राइमर के फॉर्म में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मेलिटी होती है। मास अपन मोलर मास नहीं लिखेंगे, मास अपन फार्मूला मास लिखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ऐसे जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास होता है मास, ये नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। तो अगर ग्राम पर लीटर में पूछेगा तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास कर दो, अगर मोलैरिटी दिया हो तो। अगर नॉर्मेलिटी दिया हो तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलर मास जो है इक्विवेलेंट मास कर दो, इक्विवेलेंट मास कर दो, ठीक है। इक्विवेलेंट मास जानते हो, मोलर मास अपन फैक्टर, ठीक। मोलैरिटी इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। वेट परसेंट, यानी वेट परसेंट अगर मान लो कहीं पे दिया है वेट परसेंटेज, क्या वेट बाई वेट दिया है और डेंसिटी दिया है, तो मोलैरिटी पूछा तो वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही क्वेश्चन आया था तुम्हारे जी मेंस में, ठीक है, जिसको पता था उसने सॉल्व कर दिया। और इक्वल टू परसेंटेज वेट, अगर वेट बाई वॉल्यूम दिया तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे डेंसिटी अपन मोलर मास भी होता है, मोलरिटी इक्वल टू डेंसिटी अपन मोलर मास इंटू 1000। 1000 कब लगाओगे, जब डेंसिटी ग्राम पर सीसी में है या ग्राम पर एमएल में है। अगर डेंसिटी केजी पर लीटर में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ गए ना, पहले सब बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलरिटी को स्मॉल एम से। अगर मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन रिलेशन पूछेगा तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा एक्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपन 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, एक्स ऑफ सॉल्वेंट होगा ना, तो इसको ऐसे याद रखो, एक्स सॉल्यूट इंटू 1000 अपन 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है, ये अधिकतर बार पूछा भी गया है। तो मोलरिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, 1000 इंटू मोलर मास, 1000 इंटू मोलर, ये क्या है मोलरिटी है, 1000 इंटू मोलरिटी, ठीक है, 1000 इंटू मोलर मास अपन 1000 रो माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1000 इंटू मोलर मास अपन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। मोल फ्रैक्शन देख लो, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी फिर से रिलेशन, तो यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका और इसका रिलेशन सॉल्यूट के टर्म में। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होता है वो मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 होता है। यहाँ पे देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट ध्यान रखना, अभी तक जितना था सब सॉल्यूट था, यहाँ पे क्या था सब सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट इंटू 1000। तो इसको लिख सकते हो एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एक्स से मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए इंटू 1000। मोलर मास ऑफ ए मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मास, ए मतलब सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट होता है और बी का मतलब सॉल्यूट होता है। नाइन्टी परसेंट केसेज में तुमको जो मोल फ्रैक्शन बी होगा लेस देन 1 होगा, तो वहाँ पे तुम 1 माइनस एक्स बी को हटा सकते हो। तो एक्स बी इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो, यहाँ से चीज़ें तुम खुद कर लो। मान लो 1 माइनस 0.0000 एक्स 2 आया, उसको हटा दो, बस 0 1 रख दो उसको। एन फैक्टर देखो, एन फैक्टर H3PO2 का 1 होता है, H3PO3 का 2 होता है, H3PO4 का 3 होता है, कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लो H2O2 वाले क्वेश्चन तुमने देखा होगा कि H2O2 वाले क्वेश्चन बहुत सारे स्ट्रेंथ पूछ लेता है, मोलरिटी नॉर्मलिटी, तो डायरेक्ट उसको करने का तरीका होता है, मान लो कहीं पे लिखा है एक्स वॉल्यूम H2O2, उसका मतलब ये होता है
कि 1 ml H2O2 में 1 ml H2 x ml O2 प्रोड्यूस करेगा। x वॉल्यूम H2O2 का मतलब यही हुआ कि 1 ml जो H2O2 होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, वो x मोल O2 प्रोड्यूस करेगा। x वॉल्यूम मतलब क्या होगा, 1 ml H2O2 x मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मान लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का मान लो दिया है x वॉल्यूम, x लीटर मान लो x वॉल्यूम, तो मोलरिटी हो जाएगा x अपन 11.2, नॉर्मलिटी हो जाएगा x अपन 5.6। ठीक है, स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, तो x अपन 5.6, देखो नॉर्मलिटी है, बस 17 से मल्टीप्लाई कर देना। यही सेम चीज़ डेंसिटी का भी होता है, डेंसिटी और स्ट्रेंथ का सेम फॉर्मूला होता है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछेगा तो x अपन 56 इंटू 17 कर देना, और परसेंटेज वेट बाई वेट पूछेगा तो 3.4 इंटू x कर देना डायरेक्ट। मान लो दिया x कर, मान लो दे दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 5, तो क्या करोगे 3.4 इंटू 5 कर दो, परसेंटेज वेट बाई वेट हमारा आ गया आंसर। बस डायरेक्ट इसको याद रखो, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर और डेंसिटी के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना। आगे आ जाओ, इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में कभी कंफ्यूज होना। इवापोरेशन क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, बॉइलिंग भी वही है। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना, मतलब ऊपर सरफेस के ऊपर से इवापोरेशन होगा। लेकिन ये क्या है, बॉइलिंग क्या है, मतलब सरफेस फिनोमिना नहीं है, ये बल्क फिनोमिना है, पूरा नीचे से गर्म होता है, धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स बॉइल होते हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये सारे टेम्परेचर पे, इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो वहीं पे होगा वो। ये कोई भी बबलिंग इफेक्ट नहीं होगा इवापोरेशन में, इसमें बबलिंग इफेक्ट देखते होगा पानी गर्म करने पे। ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, वोलाटिलिटी यानी वोलाटिलिटी, जितना ज़्यादा कोई वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कोई वोलाटाइल होगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर उसका होगा। इसका मतलब हाई वेपर प्रेशर होगा और मोर वोलाटाइल लिक्विड होगा। लो वेपर प्रेशर मतलब लेस वोलाटाइल लिक्विड। अरे जितना ज़्यादा वो वोलाटाइल होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, इवापोरेट करेगा, वोलाटाइल होगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन साइज शेप और वेसल, वो साइज शेप वेसल पे डिपेंड नहीं करता है, और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता, और सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे। यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे पानी में क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में है तो क्या होगा, जल्दी उसका मॉलिक्यूल जो है, उसके पार्टिकल्स जो है टूटना ही नहीं चाहेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर में तुमको पहले बता जा चुका है, इक्वेशन होता है log P2 अपन P1 इक्वल टू डेल्टा एच वेपर। ये इक्वेशन तुमको पहले ही मतलब मैंने बताया था किसमें, केमिकल वाले में पढ़ाया था तुम्हें, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो वहाँ पे क्लासियस इक्वेशन ये था log P2 अपन P1। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अगर डेल्टा एच वेपर ग्रेटर देन 0 है तो P2, तो यहाँ देखो यहाँ लिखा वेपर प्रेशर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि पानी के कर और ज़्यादा टूटेंगे और ज़्यादा इवेपोरेट करेगा तो वेपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसकी कोई ज़रूरत खासकर पड़ती नहीं है, वहाँ पे पड़ती है केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पे देख लेना। ठीक, सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, गैसेज इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में देख लो, पूरा जो सॉल्यूट होगा, पोलर जो सॉल्यूट होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे, किसमें, सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड जब लिक्विड में जाता है, सॉलिड इन लिक्विड का केस है ये, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल जानते ही हो, एक्जो इंडो जानते ही हो। ठीक है, एक्जो इंडो बता चुका हूँ ना, एक्जो है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इंडो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। प्रेशर पे बहुत ही लो डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि मतलब सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि हमारे सॉलिड्स क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होती है, इसकी वजह से। गैस इन लिक्विड देखो, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे अच्छी तरह से डिपेंड होता है। अगर तुमने प्रेशर को बढ़ाया तो गैस क्या होगा, लिक्विड में मिक्स हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इतना ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो जब गैस का डिसोल्यूशन होता है तो प्रेशर हमारा घट जाता है, और ये क्या, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। हेनरी ला कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ऑफ द सरफेस और सॉलिड लिक्विड और सॉल्यूशन। ये देखो तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स इन सॉल्यूशन। यानी तुम लिखोगे प्रेशर इक्वल डायरेक्टली इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स, के एच क्या हमारा हेनरी कांस्टेंट है, प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर पी है, एच हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो मास अगर कभी कभी तुमसे मास पूछ लेगा तो सीधे तुम क्या देगा, मास इक्वल टू लिखोगे प्रेशर इंटू के एच। ये अलग फॉर्मूला है, हर जगह कभी कभी पूछ लेता है कि मास निकालो, तो मास निकालने के लिए डायरेक्ट तुम क्या करोगे, प्रेशर इंटू के एच दिया हो, प्रेशर दिया हो तो के एच से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और हेनरी कांस्टेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर पे।
तो अगर तुमने के एच है ना, देखो के एच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी घट जाती है, यानी कि तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो वही लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, टेम्परेचर पहले घटाओ तो के एच घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इससे याद रख लो, टेम्परेचर तुमने घटाया तो के एच घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि इसका वैल्यू फिक्स है, घटता है, घटता बढ़ता है, ठीक है। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया के एच बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया तो के एच घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बस। लिमिटेशन क्या है कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे हेनरी लॉ नहीं लगा सकते हैं। ये ऐसे गैसेस के एप्लीकेबल नहीं है जो डिसोसिएट हो जाता है, जैसे एससीएल टूट जाएगा। वेपर फेज अफेक्टेड होता है दो चीज़ से, नेचर ऑफ लिक्विड से, टेम्परेचर पे। पी टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस बी भी होगा, पार्शियल प्रेशर अप ए प्लस पार्शियल प्रेशर अप बी। तो राउल्स लॉ कहता है, राउल्स लॉ क्या है कि स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, राउल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। और राउल्स लॉ कहता है कि अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम है तो पार्शियल प्रेशर पे डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, बी जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होगा। तो पी ए को हम लिख सकते हैं क्या, पी नॉट ए एक्स से। पी नॉट ए एक्स मतलब इसको हटाएंगे अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को, तो पी नॉट ए आ जाएगा, मतलब प्योर का आ जाएगा। तो पी नॉट ए एक्स से पी नॉट एक्स बी, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी होगा, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो पी टोटल यहाँ से लिखोगे क्या, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, इसी को सॉल्व करने पे आता है। तो मैं क्या तो कहता हूँ इसको डायरेक्ट रखो याद, अगर ये मतलब एक इसको याद रख लो, एक इसको याद रख लो। तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी आ गया, देखो पी नॉट ए एक्स बी है तो एक्स बी है, तो पी बी में से पी ए घटा रहे हो, पी टोटल पी बी नॉट है प्लस एक्स है, यहाँ पे ए था यहाँ बी है, तो पी बी नॉट प्लस एक्स है, तो पी ए में से घटा रहे हो, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। इससे याद करने का तरीका होता है, एक्स बी है तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट करो, एक्स है तो पी नॉट ए माइनस पी बी नॉट करो, ठीक है। सॉरी, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देख लेना। रेंज पी ए नॉट अगर ग्रेटर देन पी बी नॉट है तो पी बी नॉट का जो रेंज होगा ना, अगर पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट है तो जो रेंज होगा वो पी ए नॉट से पी बी के बीच में होगा, बीच में रेंज आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे देखो 300 दिया है टॉर्क, पी बी दिया है 200 टॉर्क, तो जो इसका आंसर आएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जाएगा 300 और 200 के बीच में होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 260 आंसर होगा, समझ गए। अगर पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट लार्ज वैल्यू है, सब ट्रिक है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट यानी कि ये दोनों लार्ज वैल्यू है, लगभग 100 mmHg का डिफरेंस है, और एन ए मतलब मोल्स भी दिया होगा ना, मोल्स में अगर 0.5 से 1 का डिफरेंस हो तो जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो अप्रोच करेगा कहाँ पे, जिस पे हायर वेपर प्रेशर, जिधर हायर वेपर प्रेशर होगा उसका आंसर भी उधर जाएगा। जैसे देखो 800 200, देखो कम से कम 600 का डिफरेंस आ गया, 2 मोल 3 मोल 1 मोल का यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि जो आंसर इसका होगा वो हायर की तरफ जाएगा, यानी कि 800 की तरफ जाएगा, 200 से 800 के बीच में ही रहेगा, लेकिन 800 की तरफ जाएगा। तो 250 होगा नहीं, 180 होगा नहीं, 800 ज़्यादा होगा नहीं, तो 440 होगा, समझ गए। अगर पी एन और पी स्मॉल है तो एन ए माइनस एन बी अगर लार्ज है तो जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। अभी तक कहाँ जा रहा था, वेपर की तरफ, अभी जा रहा था मोल्स की तरफ। तो तुम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिना पेन को उठाए, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट गिवन है तो तुरंत प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को 760 mmHg टिक कर दो, या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को 760 mmHg मान लो, ठीक है। अगर वेपर फेज में पूछेगा मोल फ्रैक्शन तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमारा किस में है, ये वाई ए जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या है, वेपर फेज में है, लेकिन पार्शियल ये पी ए जो किस में है, ये लिक्विड फेज वाला है, ठीक है। अभी ऊपर तो मैंने पढ़ाया था, पी बी हो गया, यहाँ से पी ए पी टी इंटू वाई ए, तुम वाई को लिख सकते हो पी ए अपन पी टी यहाँ से, तो पी ए को मालूम है ना, तुम क्या लिख सकते हो, पी के क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या लिखोगे, पी नॉट बी एक्स बी। तो चीज़ों को बस इस चैप्टर में रिलेट करना होता है, फॉर्मूले कम ही याद करने होते हैं, बस रिलेट करके निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ से होगा पी नॉट एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, तुम एक्स ए को डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिख सकते हो, एक्स बी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है तो सॉल्यूशन बीच में आएगा, मालूम ही है। अगर वेपर प्रेशर में अगर गामा ए ग्रेटर देन एक्स ए, यानी कि वेपर प्रेशर इन वेपर फेज इज मोर देन, नहीं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज मोर देन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, तो बी क्या होगा, जो बी वाला जो बचेगा उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड फेज में इन कंपेयर टू वेपर फेज। यानी कि अगर वाई ए इज ग्रेटर देन एक्स ए है तो वाई बी इज लेस देन एक्स बी होगा, समझ में आया। अगर दोनों बराबर है तो उसको इक्विमोलर मिक्सचर बोलते हैं। पी नॉट ए अगर पी नॉट बी ज़्यादा होगा तो वाई ए ज़्यादा हो जाएगा वाई बी से, सिंपल सा बात है। तो अगर वाई ए ज़्यादा हो गया 0.5 से यानी कि वाई बी से, तो जाहिर सी बात है वाई बी 0.5 से कम होगा। सॉरी, देखो एक ट्रिक और देखो,
अगर मोलार रेशियो गिवन है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी नियर टू द वेपर कंपोनेंट विद हायर वैल्यू इन द रेशियो, मतलब जिसका रेशियो ज़्यादा होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसकी तरफ जाएगा। जैसे बेंजीन का और ऑक्टेन का 3/2 है, प्रेशर ऑफ बेंजीन 280 420। मैंने क्या बोला, अगर मोलर रेशियो गिवन है तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उधर जाएगा जिसके पास वेपर कंपोनेंट ज़्यादा है। वेपर कंपोनेंट किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट विद हायर वैल्यू इन रेशियो, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उधर जाएगा। रेशियो किसका ज़्यादा, बेंजीन का 3, बेंजीन का 3 है तो 280 के आसपास आंसर आएगा, इसकी तरफ जाएगा आंसर। तो 160 168 होगा नहीं, 356 350 336 350, क्योंकि 280 से 420 के बीच में ही रहेगा, तो ये दोनों आंसर तो होगा ही नहीं। अब किधर जाएगा, 280 से ऊपर रहेगा, क्योंकि 280 के पास रहना चाहिए उसका आंसर। तो 336 पास है कि 350, तो भैया 336 आंसर मारो। ठीक, आगे बढ़ो। सॉलिड लिक्विड सिस्टम में क्या होगा, मान लो तुमने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाल दिया, तो तुरंत उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो उसके वजह से कोई पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, सॉल्यूट है तो पार्शियल प्रेशर अभी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, बस पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो खत्म हो गया, सॉल्यूट तो खत्म हो गया, लेकिन ये क्या है, वेपर प्रेशर। लेकिन तुम्हें जब पूछेगा रिलेटिव वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर था, ठीक है, तुमसे कहेगा रिलेटिव वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ये क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। ये क्या है, रिलेटिव वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक सॉरी, ये खत्म हो जाएगा, तो पी एस इक्वल टू बस पी नॉट एक्स से बचेगा। और यहाँ तुम सॉल्यूशन में देखना कि एक्स से अगर लेस देन 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेस देन 1 अगर है, तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा हमेशा पी नॉट ए से कम ही आएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जरूरत नहीं, तुम क्वेश्चन देख के ही सॉल्व कर लोगे। ये तो मैंने सारा लिख दिया है, वो अलग बात है। देखो, तो देखो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग, ये क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। तो देखो तीन केसेस होते हैं सॉरी, अगर आर एल बी पी रिलेटिव लोअरिंग और लोअरिंग पूछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछे, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट पूछे, बस ये बचेगा, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा ना, पी नॉट बी वाला। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछे, तो ये लगाओ। इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस है। कब लगाओगे पी एस, जब वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछेगा तब लगाओगे। ठीक, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन ऑब्वियस करते हैं राउल्स लॉ को, हर एक कंडीशन पे, हर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे। उसमें जो इंट्रैक्शन होगा, ए का इंट्रैक्शन जो होगा बी बी का इंट्रैक्शन और ए बी का इंट्रैक्शन बराबर होगा। डेल्टा एच मिक्स 0 होगा, डेल्टा वी मिक्स 0 होगा, डेल्टा एक्स मिक्स का इंट्रॉपी, इंट्रॉपी हमेशा पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। सॉरी, और कोई भी रिलेशन नहीं होगा ए और बी में, ए और बी लिक्विड जो होगा, लिक्विड ए लिक्विड बी में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड जो वेपर प्रेशर होगा कैलकुलेटर के बराबर आएगा, ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटर के बराबर आएगी। एग्जांपल क्या होगा, देखो सेम होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होगा, जैसे CH2 का डिफरेंस, जैसे हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये C6 वाला है, ये C7 का है। देखो होमोलोगस सीरीज है ना। बुटाइल क्लोराइड, बुटाइल ब्रोमीन, जैसे मतलब साइड ग्रुप हो सेम ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल, जैसे मान लो CCl4 है, उसी ग्रुप का Cl4 SI कार्बन और सिलिकॉन हो गया उसी ग्रुप का। C2H5Br है, ये Cl लगा, उसी ग्रुप का है ना। ये देखो बुटाइल क्लोराइड है, बुटाइल ब्रोमाइड उसी ग्रुप का है ना। यानी कि दो इसका पहचान होता है कि सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर हो और साइड ग्रुप क्या हो, सेम ग्रुप का। जैसे एक साइड ग्रुप में Cl लगा तो एक में Br लग जाए, आयोडीन लग जाए, वो हमारा आइडियल होता है। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन में सबसे पहला चीज जो ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन होगा वो ए बी की इंट्रैक्शन से ज्यादा होगा, सबसे पहली चीज। जो पॉजिटिव मतलब क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव जो टोटल प्रेशर होगा वो पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्स पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये डेल्टा एक्स मिक्स अभी भी पॉजिटिव था, डेल्टा जी अभी भी निगेटिव ही रहेगा। ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, चाहे पॉजिटिव डिवीजन चाहे निगेटिव डिवीजन। यहाँ पर भी देखो फिक्स है निगेटिव में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा थ्योरेटिकल वो एक्सपेरिमेंटल से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है। और स्केपिंग टेंडेंसी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट टोटल प्रेशर बढ़ गया तो स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। नेगेटिव डिवीजन में क्या होता है, ए और बी का इंट्रैक्शन लेस देन ए बी होगा, स्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी,
जो पी टोटल होगा वो लेस देन इतना आएगा, मालूम ही होगा क्यों। और डेल्टा एच मिक्स डेल्टा बी मिक्स निगेटिव हो जाता है, और ये हमारा वैसे सेम रहता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में। अब देखो जिस भी एग्जाम्पल्स में तुम्हें इथानॉल दिखे CCl4 दिखे CH2 दिखे, इथानॉल CCl4 CH2 वो हमारा क्या है, पॉजिटिव डिवीजन है। इथानॉल CCl4 CH2 पॉजिटिव डिवीजन है, ठीक। पानी में शराब दिखे तो पॉजिटिव डिवीजन। बाकी देखो कहीं पर तुमको एसिड दिखे, कहीं पर भी एसिड, कोई भी एसिड CH3COOH HCl HNO3 सब एसिड है तो हमारा क्या है, निगेटिव डिवीजन है। कहीं पर तुमको क्लोरोफॉर्म दिखे CHCl3 दिखे तो क्या है, निगेटिव डिवीजन है। कहीं पे तुमको एनिलीन दिखे तो निगेटिव डिवीजन। यानी कि पॉजिटिव के लिए 3 चीज़ें देखना, इथानॉल CCl4 और CH2। नेगेटिव के लिए एसिड देखो, CHCl3 देखो और एनिलीन देखो, बस कहानी खत्म, याद कर लेना। पॉजिटिव मतलब ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव मतलब नीचे ग्राफ बनेगा, बस। एजियोट्रॉप क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलते हैं तभी होता है, आइडियल में नहीं बनते, नॉन आइडियल मिलते हैं, ठीक है। सेम कंपोजिशन होगा वेपर और लिक्विड दोनों फेज में, और कभी भी ये हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, कांट भी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको हम लोग एजियोट्रॉप डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। दो तरह का होता है, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग मतलब क्या होता है, देखो मिनिमम बॉइलिंग है तो पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, इसे याद रखना, मिनिमम से मैक्सिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो लार्ज पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, यानी जितने भी पॉजिटिव डिविजन के एग्जाम्पल थे सारे हमारे यहाँ पे आएंगे। तो इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस देन, मिनिमम मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉइल करने वाला, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। मैक्सिमम मतलब क्या होगा, निगेटिव डिवीजन वाले मैक्सिमम शो करेंगे, तो निगेटिव डिवीजन में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मोर देन द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट। ये देखो लेस देन मोर वोलेटाइल है, ये मोर देन लेस वोलेटाइल है। जैसे मान लो पीनट बी था, पीनट ए था, ये एस हो गया, तो पीएच देख रहे हो ना, बढ़ गया, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो इस सॉल्यूशन का आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन होगा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो पी नॉट बी नॉट और पी एस है, तो अगर तुमको यहाँ पे दिया है पी एस ज़्यादा होगा ना, सबसे देखो पी एस ज़्यादा होगा, फिर पी ए, फिर पी बी, तो टेम्परेचर क्या हो, उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर बी नॉट का सबसे ज़्यादा, फिर टी ए का, फिर टी एस का। वही यहाँ पे उल्टा देख लो, यहाँ पे उल्टा होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, पी ए होगा यहाँ पे। इसे देखो बस ग्राफ से तुमको अगर निकालना हो तो ग्राफ से तुम देख सकते हो, जो ऑर्डर प्रेशर का होगा उसके अपोजिट टेम्परेचर का होगा, यहाँ पर भी वही सेम केस है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट लेस देन मोर वोलेटाइल होगा और बॉइलिंग पॉइंट मोर देन लेस वोलेटाइल होगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे देखो रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, वो कभी भी डिपेंड नहीं करते नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, बस नंबर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे एक्स बी इक्वल टू एन बी अपन एन ए प्लस एन बी हमने लिखा था, डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाता है, एन ए प्लस एन बी एन ए के बराबर होता है, तो एक्स बी इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो एन बी अपन एन ए। तुम्हें ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, ऊपर में ये याद रखो, और इससे तुम देखना कि बहुत कम है, जैसे 1 - 0.0000003 है तो इसको हटा दो, 1 मान लो, बस बात खत्म, वो तुम्हारे ऊपर है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसका नेचर कैसा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। रेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, कौन सा पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली पोस्ट वेपर प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, मालूम है। और वेपर प्रेशर डायरेक्टली पोस्ट क्या होता है, वोलेटाइल नेचर, जितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, पता ही है सबको। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि कोई प्रेशर कुकर है, कोटा पे देख रहे हो, कोटा में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, कोई शिमला में है, तो तुम्हें दिखेगा कि शिमला में ज़्यादा टेम्परेचर 100 से कम रहेगा, कोटा में लगभग 100 होता है, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम हाइट पे जा रहे हो तुम्हारा प्रेशर कम हो रहा है, हाइट पे जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है, तो तुरंत हमारा क्या हो, टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पानी जो शिमला तुम जाओगे तो पानी जो है या कुछ भी हो वो जल्दी बॉईल करेगा, यानी 100 डिग्री से पहले बॉईल कर देगा, यानी तुम्हारा खाना क्या रहेगा, 100 डिग्री पहुंचा नहीं, पहले ही पानी बॉईल करके खाना तुम्हारा कच्चा रह जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इतना ध्यान रखना। बाकी तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा सॉल्यूशन यहाँ पे है इसका, और सॉल्वेंट का यहाँ पे, टेम्परेचर सॉल्यूशन का ज़्यादा है यहाँ पे, देख लो, ठीक है, पॉजिटिव एलिवेशन इन बॉडी पॉइंट में। तो डेल्टा टी वी इजकल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी वी नॉट, ठीक है। टी वी नॉट हमारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, टी वी किसका है, सॉल्यूशन क्या है, टी वी नॉट सॉल्वेंट का है, ठीक। और बस इससे याद रखो कि डेल्टा टी वी डायरेक्टली इक्वल्स टू मोलैलिटी होता है, तो डेल्टा टी वी को प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिख दोगे के बी इंटू एम मोलैलिटी, और मोलैलिटी तुमको मालूम है क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तुमको मास ग्राम में दिया हुआ 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये याद रखो कि मोलैलिटी क्या होता है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला तो मालूम है, सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लिया करो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी मतलब 1000 डिवाइड करो, ऊपर से आ जाएगा 1000। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ बस। केबी को बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और एक केबी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। के एफ भी अभी आएगा, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। तो केबी का यूनिट निकालो, क्या केबी क्या होगा, डेल्टा टीबी अपन एम हो जाएगा, यानी केल्विन पर मोलर, सेल्सियस पर मोलर, किलो केजी पर मोल, ये इसका यूनिट हो जाएगा। बस बात खत्म। डेल्टा टीबी डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी होगा। डेल्टा पी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, तो डेल्टा ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी बी डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी। बस इसको याद रखना और इसको याद रखना। डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर है, डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन में एन बी अपन मैंने ऊपर तुम्हें अभी बताया था कैसे एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे देख लेना। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाओ। केबी का वैल्यू वाटर का 0.52 याद कर लेना, कभी कभी नहीं दिया होता है। के एफ में भी वही होगा, बस यहाँ पे टी एफ नॉट पहले आ जाएगा। वहाँ पे क्या था, टीबी माइनस टीबी नॉट था, यहाँ पे टी एफ नॉट माइनस टी एफ आएगा। टी एफ नॉट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पे लिक्विड ज़्यादा होगा क्योंकि हायर अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा होगा, जानते ही हो। यहाँ पे भी डायरेक्टली बस मोलरिटी कर दो, बस अपना फॉर्मूला लगा दो। ये देखो ये फॉर्मूला के बी इजकल टू के इंटू ये देखो के बी इजकल टू आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपर। अभी तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो के बी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू टी बी नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है एम ए लिख देता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अपन 1000 इंटू हीट ऑफ वेपराइजेशन, आर के वैल्यू जानते हो 25/3 2 कैलोरी। वही चीज़ यहाँ पे है, आर इंटू टी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे देखो सॉल्यूट यहाँ पे पहुँच गया, सॉल्यूशन यहाँ पहुँच गया, यानी इसका क्या हो गया, सॉल्वेंट यहाँ पहुँच गया और ये सॉल्यूशन का यहाँ आ गया। तो हमें दिख रहा होगा ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, उसको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, इसको कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, स्नो का मेल्टिंग, कभी भी बर्फ लगा रहेगा तो आप NaCl CaCl2 का मिक्सचर आप बहुत दोनों कैसे छिड़क देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा। तो जहाँ उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले मतलब उसको आइस बनना था, अब -5 पे -10 पे बनेगा, तो उतना जल्दी स्नो हमारा नहीं जम इकट्ठा हो पाएगा। एंटी फ्रीजिंग एजेंट में इथिलीन ग्लाइकोल हम लोग डाल देते हैं, तो मोलर मास उसका 62 होता है, याद रखना मोलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का 62 होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी कम कर देता है। ऑस्मोसिस, नेट मूवमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, लो लेयर कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट, बस इतना याद रखना। सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है। ठीक है, तो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ऑस्मोसिस बोलते हैं। पाई इक्वल टू होता है CRT, वन ऑफ इक्वेशन है। पाई हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी हमारा कंसंट्रेशन है, आर का वैल्यू 0.081 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, इतना इसका यूनिट याद रखना। इक्वल टू 1/12, तो टेम्परेचर इन केल्विन है। कंसंट्रेशन इसका नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम होता है, यहाँ पर रख दो, पुट कर दो। पाई द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पाई एकमात्र ऐसा होता है जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पाई इज द ओनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। और पाई अगर मोलर मास किसी का कैलकुलेट करना है तो पाई एक बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी इसको ले लेते हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर पे अकर कर जाता है और वो रूल्स आउट यानी खत्म कर देता है किसी भी चेंज इन स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट को। ठीक, आगे बढ़ो। पाई इक्वल टू रोजियर जानते हो, प्रेशर इक्वल टू रोजियर। डेल्टा टीएफ, अगर लेकिन तुमसे पूछा कि डेल्टा टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन को लेके तुम्हें मोलर मास बताना हो तो कैम्फोर कपूर सबसे अच्छा चीज होता है डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ऐसे पूछेगा तो नॉर्मल में पाई हमारा होता है। ठीक है, ये देखो C1 है C2 है, तो तुम्हें दिख रहा है कि C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा, C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, C1 में सॉल्यूट क्या है, C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी C1 में क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा यानी पानी कम है, तो बाहर पानी कम हुआ तो अंदर से पानी चली जाएगी बाहर, तो क्या हो श्रिंक हो जाएगी, ऐसा मतलब पचक जाएगी। और देखो C2 इज ग्रेटर देन C1 यानी अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर चली जाएगी पानी, क्योंकि सॉल्यूट होगा अंदर कम तो बाहर से पानी चलेगी अंदर, यानी फूल जाएगी, बराबर होता है आइसोटोनिक हो जाएगा। 0.9% वेट बाई वेट NaCl जो सोल्यूशन हमारा सैलिन सोल्यूशन होता है वो हमारा आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ, और उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन के टर्म में देते हैं। ठीक है, अगर मिक्सचर है दो सॉल्यूट से ज़्यादा का तो पाई इक्वल टू I1C1 प्लस I2C2 पाई इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, आई हम लगाते हैं वांट ऑफ फैक्टर, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा इंटू RT हो जाएगा। बस यहाँ पर I1 हमने जोड़ दिया क्योंकि हम लोग अभी वांट ऑफ फैक्टर जोड़ेंगे, आई ने दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व नंबर अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स,
ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल मोलर मास अपन एब्नॉर्मल मास, तीनों में से कोई तुमसे पूछा सकता है, मैक्सिमम चांस है ये पूछेगा और ये थ्योरेटिकल मोलर मास। तो एसोसिएशन केस में आई हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, आई हमारा वांट ऑफ क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, आई हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, आई की वैल्यू होगा 1 + n - 1 इंटू अल्फा, 1 + n - 1 इंटू अल्फा, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेड बाई वन सॉलिड पार्टिकल। जैसे देखो NaCl2 टेक Na + Cl में n करो 2, Al3 में Al + 3 3Cl - 1 यहाँ 3 यहाँ 4, n करो 4 रखो, यहाँ से हो जाएगा। सॉल्यूट इसमें होता है एसिड बेस साल्ट हो सकता है, सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, ये इसकी जरूरत नहीं है, बस वहाँ पे दिया रहेगा एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू n के बराबर होता है, आई की वैल्यू 3 देखो Na2SO4 है, 2NaSO4 में टूटा, आई की वैल्यू 3 होगा। Hg2Cl2 Hgcl2 यहाँ पर भी आई की वैल्यू 3 होता है, इतना ध्यान रखना, ये नहीं कि Hg2Cl2 है तो आई 3 रख दिया, Hgcl2 3 रखोगे, Hg2Cl2 है Hgcl2 है तब भी आई की वैल्यू 3 रखोगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम में। एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन 1 होगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 1 - अल्फा 1 - 1 - n हो जाएगा, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जब जैसे मान लो डाइमर है तो n का वैल्यू 2 होगा, ट्राइमर है तो n का वैल्यू 3 होगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 और 3 रख के अपना पुट कर लेना। इसमें सॉल्यूट हमारा ऑर्गेनिक एसिड और लगभग बेसेज होते हैं, और सॉल्वेंट हमारा बेंजीन होता है, इससे याद कर सकते हो कि सॉल्वेंट बेंजीन है तो एसोसिएशन होगा। और आई का वैल्यू 1 है तो नाइदर ना वो एब्जॉर्ब मतलब ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल बराबर हो जाएंगे, तो ना ही डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। तो एग्जाम्पल ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज में कुछ नहीं होता। ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ केवल सॉल्वेंट प्लेस करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए पानी का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है ऑस्मोसिस में, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर कोई पूछे ऑस्मोसिस हो रहा है और FPCl मान लो बन रहा है रेड कलर में, तो ये बताओ अगर ऑस्मोसिस होगा तो क्या रेड कलर बढ़ेगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कलर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, पानी सॉल्यूट का तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। सेमी मतलब 1/2, सेंटी मतलब 1/100, डेसी 1/10, मिली 1/1000। हेनरी लॉ क्या होता है, केवल नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, NH3 हमारा रिएक्टिव गैसेस के लिए इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। डायलूशन जब करते हैं M1B1 = N2B2, M1B1 = N2B2 हो जाता है, जानते ही हो। N1B1 + N2B2 कल ही आने के लिए मैं बता चुका हूँ। सेम अगर होगा एसिड एसिड है, बेस बेस है तो प्लस जोड़ दो, यहाँ पे बस प्लस लगा दो, डिफरेंस है तो माइनस लगा दो, बस ऊपर नीचे तो प्लस रहेगा ये टोटल वॉल्यूम। जो बड़ा होगा डिफरेंस है, एसिड बेस है तो निगेटिव लगा दो, जो बड़ा होगा उसको घटा देंगे। जैसे मान लो N1B1 बड़ा है तो N1B1 - N2B2, एसिड है तो N1B1 - N2B2, ऐसे करके। अगर डेंसिटी बराबर हुआ या लेस देन 1 हुआ, तो मैंने भी ऊपर पढ़ाया था कि अगर बराबर होगा तो मोलैलिटी ज़्यादा होगा मोलैलिटी से, अगर डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ तो मोलैलिटी ज़्यादा हो जाएगा मोलैलिटी से, ठीक है। मोलैलिटी लगभग मोलैलिटी से हल्का सा ज़्यादा होता है। अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, अब लिखा है बस सिंपल लिख दिया, कुछ नहीं दिया, बस लिखा है कि परसेंटेज वाई, कुछ नहीं दिया, तो अगर परसेंटेज अगर मोलैलिटी पूछा है तो उसको परसेंटेज वेट बाई वेट मान लेना, अगर मोलैलिटी के अलावा कुछ भी पूछा है तो उसको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मान लेना, ठीक है। आई को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन हमेशा मोलैलिटी में लेंगे, नॉर्मेलिटी में। जैसे मान लो दे दिया यहाँ पे 0.2 H2SO4, तो तुम इसको 0.2 लोगे तो गलत होगा, 0.2 × 2 होगा, क्योंकि n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा नॉर्मेलिटी आएगी। नॉर्मेलिटी में ही लेंगे, लेकिन मैंने pH में क्या बोला था, वहाँ पे हमेशा मोलैलिटी में लेते हैं, ठीक है, उल्टा चलता है। तो अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसी तरह वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन नहीं, डिप्रेशन एलिवेशन इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग जो भी बोल सकते हो, डेल्टा BP बढ़ेगा लेकिन वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक। आई बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ता है, आई बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, TB भी बढ़ेगा, यानी कि आई बढ़ाने पे BP भी बढ़ रहा है और TB भी बढ़ रहा है, लेकिन आई बढ़ाने पे डेल्टा TF तो बढ़ रहा है लेकिन TF कम हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू। ये मेडिको होली का भी हमारे चैनल का नाम है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और PDF और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये हमारा मेडिको होली का भी हो गया, और ये हमारा नीट अवतार सीरीज का लेक्चर स्टार्ट हो गया, बस हमारा थर्मो बचा हुआ है, इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे कल परसों तक, ठीक है। आज शाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आयनिक इक्विलिब्रियम सारा हम लोग खत्म करेंगे, और रात में ही सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तुम लोग देखते रहना, ठीक है। बाकी फिजिक्स अपना स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।